दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वो किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, बुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, बला से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने में नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं छोड़ देते खेती? मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। उसकी अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता झबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों झबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। झबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद टाल लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर झबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ रान पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूँ फिर एक चीलम भरूँ, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम पी चुका। ये खेती का मज़ा है, और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजारा हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरा लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से ज़रा सी आग निकालकर चीलम भरी। झबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या जाता है, ज़रा मन बहल जाता है। झबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। झबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय कर लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने झबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह में जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी।
पर वो उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए सुख अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। झबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे, और उसका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। सहसा झबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई फुर्ती पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुनकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजरा। रात ने शीत को हवा से धड़कना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों पैरों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। झबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता झबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। झबरा ने कूकू करते सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूल की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई झबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। झबरा को कहीं से जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरी जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका था। उसने झबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूकू कर कर मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से ये उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? झबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा, आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चे तो मैं दवा ना करूँगा। झबरा ने उस अग्निराशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में ज़रा लपट लगी, पर वो कोई बात न थी। झबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास जा खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल रही थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर ज़रा जाग उठती थी और एक क्षण के लिए
फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी और जो जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। झबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चल रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, झबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, झबरा, झबरा। झबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा धंधियाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ता था। वो अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, होश। ज़बरा भौंक उठा। जानवर खेत चल रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, तो ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। झबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गायें खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणीयता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और झबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा?